ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो साइटेशंस है ना, ये काट दिया करें। ये अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। यू डोंट नीड दी साइटेशंस, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम नवीद, वेयर हैव यू बीन। मैं बल्कि आई वाज थिंकिंग कि आप नहीं आ रहे थे काफी दिनों से। ओके सो ये जो साइटेशंस होती है ना, इनको आप माइनस कर दिया करें, ये जरूरी नहीं होती, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। आवाज आ रही है मेरी? ओके, सबको आ रही है? अच्छा चल। सो बैलेंस थियरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन ये कहती है कि पीपल आर अट्रैक्टेड टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग सिमिलर एटीट्यूड्स एंड सिमिलर वैल्यूज which relate to the subjects like work, marriage, lifestyle, politics। यानी आपकी जो अट्रैक्शन होती है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ, वो कॉमन ग्राउंड्स पे होती है। वो कॉमन ग्राउंड्स पे होती है, ठीक है। आपकी जो अट्रैक्शन होती है डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट टीम्स के अंदर, वो कॉमन, जिसे हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस के ऊपर होती है, ठीक है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन ग्राउंड्स विच वी कॉल एज बैलेंस, इसे हम बैलेंस कहते हैं। और जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर आप उसमें बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यू ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस विद इन दोज रिलेशनशिप्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉमन एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, आइडियली तो ये जो थ्योरी है ये बिलोंग करती है परसेप्शन और एटीट्यूड के चैप्टर में। दिस थ्योरी बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ परसेप्शन एंड एटीट्यूड, ठीक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इसे टीम के साथ एसोसिएट करेंगे कि टीम के अंदर बैलेंस कैसे स्ट्राइक करते हैं लोग, हाउ डू पीपल ट्राई टू क्रिएट बैलेंस इन अ टीम। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। इसको समझाने के लिए अगर एक सिचुएशन ली जाए, इफ वी टेक अ सिचुएशन, और उस सिचुएशन के ऊपर अगर इसे यूज करें इस बैलेंस थ्योरी को, लेट्स से ओके, लेट्स से देयर आर थ्री पीपल, तीन लोग हैं, ठीक है। तीन लोग हैं, ए बी एंड सी। ओके, ए is a friend with B, A is a friend with C, but B and C are rivals। ओके, एक सिचुएशन है, तीन लोग हैं, ए बी और सी। देयर आर थ्री पीपल, ए बी एंड सी। ए बी का दोस्त है और ए सी का भी दोस्त है, लेकिन बी और सी जो है वो राइवल्स हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा ना, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। बी ए से कहेगा कि सी को छोड़ दो, और सी ए से कहेगा कि बी को छोड़ दो, ऐसे ही है। इन दिस सिचुएशन अब एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, where your best friend dislikes someone you like or someone you love। अब इन दिस सिचुएशन एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, that either the one you love must also be loved by your best friend, यानी बी और सी भी दोस्त बन जाए, ठीक है ना, बी और सी भी दोस्त बन जाए। और कन्वर्सली आप इनमें से किसी एक को चूज कर दें, आप इनमें से किसी एक को चूज कर, बी और सी भी दोस्त बन जाए, ठीक है ना, बी और सी भी दोस्त बन जाए। और कन्वर्सली आप इनमें से किसी एक को चूज कर दें, आप इनमें से किसी एक को चूज कर दें। आप या बी के साथ होकर सी को आइसोलेट कर दें, या आप सी के साथ होकर बी को आइसोलेट कर दें। दोनों केसेस में आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट वुड लीड टू अ चेंज ऑफ एटीट्यूड्स। इसी तरह एक टीम के अंदर जब डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, व्हेन अ टीम गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ बैलेंस आप क्रिएट कर रहे होते हैं हर स्टेज में, भी हम डिस्कस करते हैं आगे जाके, ठीक है। सो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन। लेट्स से ए और बी जो है वो फ्रेंड है, ठीक है, और ए और सी भी फ्रेंड है। सो यू मे कंक्लूड दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड एट ऑल। आप बी को छोड़ देंगे, आप सी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और ये यू मे कंक्लूड दैट यू डोंट लव द पर्सन यू थॉट यू डिड। आप सी को छोड़ देंगे लेकिन आप बी की बात मान लेंगे, राइट। दोनों केसेस में आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जो रिजल्टेंट चेंज होगा ये रिस्टोर कर देगा बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। जो रिजल्टेंट चेंज आएगा आपके एटीट्यूड में, ये रिस्टोर कर देगा। देखें, बैलेंस क्या होता है रिलेशनशिप्स के अंदर, कि आप कॉमन लाइकिंग या कॉमन डिसलाइकिंग शेयर करते हैं, ये बैलेंस होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, ए बी और सी तीन लोग हैं।
ए और बी भी दोस्त हैं, ए और सी भी दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन बी और सी जो है ये राइवल्स हैं, बी को सी पसंद नहीं है या सी को बी पसंद नहीं है। अब इस केस में व्हाट विल हैपन, एक इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। तो अब इसमें इसमें बैलेंस कैसे आएगा, इसमें बैलेंस ऐसे आएगा कि या बी और सी भी दोस्त बन जाए, ये बैलेंस आएगा, या फिर आप बी और सी में से किसी एक का इंतखाब कर दें, ये बैलेंस होगा, या ये होगा ना बैलेंस, ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं बैलेंस लेके आने के, इधर यू विल सेल्फ परसुएड योर सेल्फ, आप अपने आप को परसुएड करेंगे या आप दूसरों को परसुएड करेंगे। अगर आपने ए या बी या सी में से किसी एक की साइड लेनी है तो ये सेल्फ परसुएजन है, आप अपने आप को परसुएड करेंगे कि नहीं बी सही कह रहा है मैं बी की मान लूं, या सी सही कह रहा है मैं सी की मान लूं। नहीं, आप चाहते हैं कि बी और सी के भी क्लैशेस खत्म हो और हम तीनों मिलके एक टीम के तौर पे काम करें, तो ये है परसुएडिंग अदर्स, ठीक है। So whenever you will feel out of balance, we are motivated to restore our position of balance. जब भी हम आउट ऑफ बैलेंस महसूस करते हैं, हम बैलेंस की एक नई पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। Whenever we feel out of balance, we try to restore position of balance. हम बैलेंस की नई पोजीशन को रिस्टोर करते हैं। We try to restore a position of balance, ठीक है। अच्छा, बैलेंस डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट पॉजिटिव इमोशन, लाइक अगर टू पीपल शेयर म्यूचुअल लाइकिंग, ये भी बैलेंस है, टू पीपल शेयर म्यूचुअल डिसलाइकिंग, ये भी बैलेंस है। अगर ए और बी ने बैलेंस को रिस्टोर कर लिया है तो दोनों म्यूचुअली सी को नापसंद कर रहे हैं, या अगर ए और सी ने बैलेंस को रिस्टोर कर लिया है तो ये दोनों म्यूचुअली बी को नापसंद कर रहे हैं। इसी तो बैलेंस जो है वो दोनों केसेस में होता है, म्यूचुअल लाइकिंग में भी बैलेंस आता है, म्यूचुअल डिसलाइकिंग के अंदर भी बैलेंस आता है। म्यूचुअल लाइकिंग इज ऑल्सो बैलेंस एंड म्यूचुअल डिसलाइकिंग इज ऑल्सो बैलेंस, ठीक है, दोनों केसेस में बैलेंस एग्जिस्ट करता है। अच्छा, टकमैन के मॉडल में ये थ्योरी हम कैसे यूज करते हैं, हाउ डू वी अप्लाई दिस थ्योरी इन द टकमैन्स मॉडल। टकमैन के मॉडल में जब आप फॉर्मिंग से परफॉर्मिंग स्टेज तक जाते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम फॉर्मिंग टू परफॉर्मिंग स्टेज, तो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस रिमूव होते हैं, निकलते हैं, रूल्स एंड रोल्स एक्सेप्ट होते हैं निगोशिएशन और परसुएजन के थ्रू। तो होता क्या है कि बाय द टाइम यू रीच परफॉर्मिंग स्टेज, बैलेंस आप अचीव कर चुके होते हैं। With mutual recognition of skills and roles, interpersonal relationships have established and accepted modes of communication are established. तो बेसिकली बैलेंस थ्योरी का पर्पस क्या है, बैलेंस थ्योरी का पर्पस ये है दैट बैलेंस थ्योरी का ये पर्पस है। Balance theory of group formation allows us to understand the state of balance across different stages of team development. In forming stage, imbalance would be highest, ठीक है। In performing stage, balance would be achieved how? Through accepted roles and responsibilities, through negotiations and persuasions, ठीक है, and modes of communication is established. Okay, okay, ठीक है, वी कैन टेक अ पॉज फॉर 2 मिनट्स, कोई मसला नहीं। तो ये बैलेंस हम रिस्टोर करते हैं, 2 मिनट्स पॉज इट।
ओके, सो लेट्स अज्यूम बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन ये कहती है कि एक ग्रुप जब डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है तो एक स्टेट ऑफ बैलेंस आप अचीव करते चले जाते हैं, ठीक है। यू कीप ऑन अचीविंग अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड दैट स्टेट ऑफ बैलेंस इज हाईएस्ट इन द परफॉर्मिंग स्टेज। डन जी। इस पे अगर आया तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। इन केस अगर कोई सवाल आया तो 1-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पोर्शन वाइंड अप होता है विच इज टीम डेवलपमेंट। टकमैन का मॉडल काफी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है। टकमैन मॉडल में हमने पहले तो 5 स्टेजेस पढ़ी हैं, फिर हमने टकमैन के मॉडल की वैल्यू को डिस्कस किया है, वैल्यू ऑफ टकमैन एनालिसिस, और फिर हमने ग्रुप बैलेंस थ्योरी पढ़ी है ग्रुप फॉर्मेशन की। कमिंग टूवर्ड द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, इस आखिरी पोर्शन में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक सवाल अभी तक टेस्ट हुआ है पेपर में। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टीम्स, वेरी बेसिक टॉपिक। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू मेजर टीम परफॉर्मेंस, इसमें हम एक 3E मॉडल डिस्कस करेंगे टीम परफॉर्मेंस का। तीसरा क्वेश्चन है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीम बिल्डिंग, इसमें हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे टीम मैनेजमेंट का, टीम मैनेजमेंट प्रोसेस। और चौथा क्वेश्चन है ग्रुप कोहिजन, इसके हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रुप कोहिजन। ठीक, तो ये हमारा एरिया है, आखिरी पार्ट है, और इस आखिरी पार्ट में हमने ये 4 सवाल डिस्कस करने हैं बस, ठीक है, 1 बाय 1। सो वी विल ट्राई कि हम जितने हो सके आज ये चारों में से डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। कुछ रह गया पोर्शन तो हम इंशाल्लाह वो कल करेंगे। सो एटलीस्ट हम आज ये 2 तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। विल टॉक अबाउट दीज 2, ठीक है। इफेक्टिव इनइफेक्टिव टीम का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम मैनेजर का जो प्राइम रोल होता है वो होता है इफेक्टिव टीम को बिल्ड करना। अगर आप इफेक्टिव टीम बिल्डिंग नहीं कर रहे तो आप अल्टीमेटली अपने टारगेट को, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर रहे। तो इफेक्टिव टीम बिल्डिंग जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम मैनेजर और द टीम लीडर। ये एग्जैक्टली वो सेम फॉर्मेट है, इट इज ऑन द सेम फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया था फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स का, रिमेंबर, सेम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप्स। उसी तरह वहां हमने 8 पॉइंट्स लिखे थे, और नहीं तैयब ये अनाउंस किया हुआ है हमने, ये अब जितना भी हमारा रिमेनिंग कंटेंट रह गया है, हार्डली 1-1.5 हफ्ता रह गया है ऑलमोस्ट, उसमें सिर्फ ट्यूसडे को और वेंसडे को इस टाइम पे होगी क्लास, क्योंकि फाइनल्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई एक्चुअली, और फाइनल्स की जो टाइमिंग है वो क्लैश कर रही थी आपके टाइम के साथ, तो ये वो एक ओवरलैप आ रहा था 2-3 हफ्तों का। तो चूंकि वो अब सेशन आगे चलना है 4 महीने, आपका सेशन चूंकि अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गया हुआ था, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि फिर आपका जो सेशन है इसको फिर हम इन 2 दिनों के लिए टाइम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज ओनली फॉर दीज 2 डेज, ट्यूसडे एंड वेंसडे, राइट। तो ये सेम फॉर्मेट के ऊपर है। इनफैक्ट ये फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा ना, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप वाला। ये यहाँ पे हमने 8 पॉइंट्स निकाले थे। इफ आई मे जस्ट शो यू, यहाँ पे हमने, वो फाइल सेव नहीं हुई थी, मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लिखे थे ना सारे के सारे, आई रोट ऑल द पॉइंट्स ओवर हियर, ठीक है। वो फाइल अब चूंकि सेव नहीं थी तो वो पॉइंट्स इस वक्त नहीं आ रहे, आपके पास डेफिनेटली उसका स्नैपशॉट होगा। तो उसी पैटर्न के ऊपर हम 8 डिफरेंट डायमेंशंस में, उसी पैटर्न के ऊपर हम 8 मुख्तलिफ डायमेंशंस में इफेक्टिव और इनइफेक्टिव को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टीम्स को। पहला फर्क है सक्सेस के ऊपर, पहला फर्क है सक्सेस के ऊपर। इफेक्टिव टीम्स वो होती हैं जो अपना गोल पूरा करती हैं, अचीव करती हैं अपने टारगेट को सक्सेसफुली। इनइफेक्टिव टीम्स वो होती हैं जो अपने टारगेट को अचीव करने से कासिर रहती हैं, दे आर अनएबल टू फेल टू अचीव देयर गोल्स। इफेक्टिव टीम अचीव देयर गोल सक्सेसफुली, इनइफेक्टिव टीम्स फेल टू अचीव देयर गोल। वो कहता है इवन पार्शियल सक्सेस जो है वो भी इनइफेक्टिव टीम ही कहलाएगी। अगर पार्शियल सक्सेस है, फॉर एग्जांपल आपका टारगेट था 1000 यूनिट्स का, ठीक है, सेल्स टारगेट था, इस टीम ने अचीव किए फॉर एग्जांपल 1010 यूनिट्स, और इस टीम ने अचीव किए 854 यूनिट्स। ये इनइफेक्टिव है, ये इफेक्टिव है। अच्छा, इवन दो कि अगर आपकी अचीवमेंट जो है, अगर आपकी, नहीं कंटेंट डिफरेंट है, सिर्फ फॉर्मेट सेम है, कंटेंट डिफरेंट है। वो फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप है, ये टीम की 2 टाइप्स है।
कंटेंट भी कंप्लीटली डिफरेंट है। अच्छा, लेट्स सपोज टीम ने टारगेट अचीव किए 999 यूनिट्स, तब भी इनइफेक्टिव है, हालांकि पार्शियली सक्सेसफुल है, ठीक है, एक यूनिट से रह गई है, लेकिन तब भी इनइफेक्टिव ही कहलाएगी। पार्शियल सक्सेस भी इनइफेक्टिवनेस को इंश्योर करती है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, इट टॉक्स अबाउट फोकस। दूसरा पॉइंट जो है वो फोकस की बात करता है। इफेक्टिव टीम्स जो है उनका फोकस क्लियर होता है। दे हैव देयर गोल्स ऑलवेज इन द माइंड, दे यूज देयर टाइम एंड रिसोर्स वेल, ठीक है, उनके जहन में हर वक्त उनके गोल्स होते हैं, रिसोर्स को बेहतर यूज करते हैं। इनइफेक्टिव टीम्स लैक ऑफ फोकस होता है इनमें, इनके जहन में हर वक्त अपने गोल नहीं होते। दे मे लूज साइट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव की साइट लूज कर सकते हैं। दे मे नॉट एलोकेट टाइम प्रॉपरली, टाइम एलोकेशन इनकी पुअर होती है। तो पहला पॉइंट सक्सेस पे बात करता है, दूसरा पॉइंट फोकस पे बात करता है, थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव टीम की डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होगी, म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसीजन मेकिंग पे अराइव करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इनइफेक्टिव टीम की डिसीजन मेकिंग जो है वो एक बंदे पे डिपेंड करती है। दे रिलाई ऑन वन मेंबर, दे रिलाई ऑन वन पर्सन टू मेक द डिसीजंस। जैसे लीडर जो होता है वो इम्पोज करता है, टेलिंग स्टाइल यूज करता है। अदर मेंबर्स मे डिसएग्री बट दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक अप। बाकी मेंबर्स जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो सुनते रहते हैं, वही करते हैं जो उनका लीडर उन्हें कहता है। इफेक्टिव टीम की कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती हैं, वेरी सिंपल। टीम मेंबर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर ट्रूथफुल, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं। इनइफेक्टिव टीम की कम्युनिकेशन वीक होती है, ट्रूथफुल नहीं होते, फुल्ली ट्रूथफुल नहीं होते, आपस में बातें छुपाते हैं। इफेक्टिव टीम्स के अंदर कोलैबोरेशन हाई होती है सिनर्जी के लिए। 2+2 = 5, रिमेंबर 2+2 = 5, वो जो टीम अप्रोच टू वर्क डिस्कस की थी हमने। तो इफेक्टिव टीम के अंदर मेंबर्स कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट, ईच टीम मेंबर विल डू व्हाटएवर इट इज नेसेसरी टू गेट द जॉब डन। हर टीम मेंबर जो है वो अपना फुल पोटेंशियल से काम करेगा, काम पूरा होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। इवन दो इफ ही हैज टू वर्क आउटसाइड द नॉर्मल एक्सपीरियंस, उनको अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस से बाहर भी अगर काम करना पड़ेगा तो वो करेगा। जैसे फुटबॉल मैच के अंदर, एक फुटबॉल मैच में क्या होता है, अगर गोल स्कोर करना हो किसी टीम ने, तो फिर डिफेंडर भी अटैकर बना होता है, अटैकिंग का रोल प्ले कर रहा होता है। तो इट मींस दैट द डिफेंडर इज नाउ ऑपरेटिंग बियॉन्ड हिज कैपेसिटी एंड बियॉन्ड हिज नॉर्मल एक्सपीरियंस। ऑन द अदर हैंड, दिस इज इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क। इनइफेक्टिव टीम में इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क पाई जाती है। इनइफेक्टिव टीम के अंदर इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क पाई जाती है। टीम मेंबर्स विल नॉट गिव देयर फुल potential or full support. Each team member will do his or her own job, unwilling to do anything that is not specified in the job description. हर टीम मेंबर वही करेगा जो कि काम उसे दिया गया है और वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसकी उससे बाहर है। इफेक्टिव टीम में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव होते हैं। डिसएग्रीमेंट तो फिर हर टीम में आते हैं, बट वो टीम मेंबर विलिंगली उनको डिस्कस करते हैं, डिफरेंसेस को फुली और एक सूटेबल एग्रीमेंट को क्रिएट करते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था। इनएविटेबल मतलब होता है नागुज़ीर, समथिंग दैट हैज टू अकर। जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते वो इनएविटेबल होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो इनएविटेबल हैं, उनको हमने रिजॉल्व करना ही करना है, वो पॉजिटिवली आप रिजॉल्व करते हैं। जबकि इनइफेक्टिव टीम्स जो होती हैं, दे फेल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डिसएग्रीमेंट्स को कभी भी वो फुली डिस्कस नहीं करते, वो इनइफेक्टिव कॉम्प्रोमाइज करते हैं वक्ती तौर पर, जैसे पैचअप कहते हैं, पैचअप करते हैं वक्ती तौर पे। लेकिन वो पैचअप इतना वीक होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो इट नेवर लास्ट फॉर लॉन्ग, और फिर दोबारा टूट जाता है और फिर दोबारा से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव टीम्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को एनकरेज करती हैं, और इनइफेक्टिव टीम जो है इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। इफेक्टिव टीम्स के अंदर सपोर्ट म्यूचुअल होती है, ठीक है, देयर इज म्यूचुअल सपोर्ट। ईच टीम मेंबर इज अवेयर ऑफ द कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइडेड बाय द अदर टीम मेंबर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
ओके जी, सो बात हो रही है म्यूचुअल सपोर्ट की। इफेक्टिव टीम के अंदर म्यूचुअल सपोर्ट होती है, एक दूसरे को सोशल सपोर्ट देते हैं, हर एक को एक दूसरे के बारे में आगाही होती है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड चैप्टर बोरिंग है ये, लेकिन बड़ा सरफेस लेवल का चैप्टर है। इट्स अ वेरी सरफेस लेवल टॉपिक। इसमें कोई आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। इनइफेक्टिव टीम में म्यूचुअल सपोर्ट नहीं होती। अगेन बड़ी बेसिक सी बात है, पीपल आर नॉट फुली अवेयर ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग। लोग फुली अवेयर नहीं होते कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है। ठीक। इफेक्टिव टीम में टीम स्पिरिट हाई होता है। टीम स्पिरिट से क्या मुराद है? टीम आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ द टीम। लोग अपने आप को टीम का हिस्सा समझते हैं, टीम आइडेंटिटी मजबूत होती है। इनइफेक्टिव टीम के अंदर टीम स्पिरिट लो होता है, आइडेंटिटी लो होती है। दे सिंपली गेट द जॉब डन एंड दे सिंपली गेट असाइड। बस अपना काम किया और काम करके साइड पे हो गए। इनइफेक्टिव टीम्स के अंदर टीम स्पिरिट नहीं होती, इफेक्टिव टीम में टीम स्पिरिट हाई होती है। तो ये 8 डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे हम टीम को मेजर करते हैं कि टीम इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। नंबर 1 सक्सेस, नंबर 2 फोकस। पहला पॉइंट है सक्सेस, दूसरा पॉइंट है फोकस, तीसरा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, चौथा पॉइंट है कम्युनिकेशन, पांचवा पॉइंट है टीम अप्रोच वर्सेस इंडिविजुअल अप्रोच, छठा पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स, सातवां पॉइंट है सपोर्ट और आठवां पॉइंट है टीम स्पिरिट। ओके, तो ये 8 पॉइंट्स के ऊपर हम डिफरेंशिएट करते हैं इफेक्टिव एंड इफेक्टिव टीम। अगला टॉपिक बड़ा मजे का है, हाउ टू इवैल्यूएट टीम परफॉर्मेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टीम परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। टीम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का एक 3E मॉडल होता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। पहले तो इन तीनों को डिफाइन करेंगे, इन तीनों में हम मेजर क्या करते हैं, एंड देन वी विल टेक एन एग्जांपल एंड सी दैट हाउ कैन वी measure the team performance based on these 3 components। ठीक है, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे और हम उस एग्जांपल को सामने रखते हुए डिस्कस करेंगे कि हम इसके अंदर कैसे टीम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। सो वी विल क्विकली फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन ऑल ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स। इन तीनों को डिफाइन करेंगे। नहीं यार, आज प्लीज अभी तो ये वाला टॉपिक एटलीस्ट आज कर देना, क्योंकि चैप्टर काफी लिंगर ऑन हो गया। लेट्स कंप्लीट इट टुडे एटलीस्ट। ओके, सो देयर इज 3 factors that help us evaluate टीम परफॉर्मेंस। 3 फैक्टर्स हैं जो टीम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 1 इकोनॉमी। इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ कॉस्ट spent by the team, the degree to which team was able to control the cost। ठीक है, इकोनॉमी हम मेजर करते हैं बजट के सामने रखते हुए। जितना बजट आपने टीम को दिया था वो डिफाइन करते हैं कि टीम इकोनॉमिकल रही या टीम इकोनॉमिकल नहीं रही। ओके, देन वी हैव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द measure of resource usage by the team। टीम को जो आपने रिसोर्सेज दिए थे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कैसे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर लेबर आवर, दिस इज एफिशिएंसी, और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर टीम मेंबर। ठीक है, रिसोर्सेज जो आपने टीम को दिए हैं, total number of employees or number of team members that helped in achieving the target, Efficiency is simply a measure of resource usage. And then we have effectiveness.
इफेक्टिवनेस इज द measure ऑफ टास्क अचीवमेंट बाय द टीम। टीम ने अपना टास्क अचीव किया कि नहीं किया। इफेक्टिवनेस को आगे हम तीन तरह से मेजर करते हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव इफेक्टिवनेस, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, आउटपुट का वॉल्यूम क्या था, जो काम दिया था उसका वॉल्यूम प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। देन वी हैव क्वालिटेटिव इफेक्टिवनेस, qualitative effectiveness, the measure of qualitative aspects such as defect rate, customer satisfaction या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म से आप इसे मेजर कर सकते हैं एंड सो ऑन। डिफरेंट वेज होते हैं क्वालिटेटिव इफेक्टिवनेस को मेजर करने के। एंड देन वी हैव टाइम स्केल इफेक्टिवनेस, whether or not the team was able to meet the deadline, टीम ने डेडलाइन मीट की कि नहीं की। सो ये 3E मॉडल कहलाता है। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज 3E मॉडल ऑफ टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, 3E मॉडल ऑफ टीम परफॉर्मेंस। एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास दो टीम्स हैं, आपके पास यू हैव टू टीम्स, और दोनों टीम्स को आपने कुछ टारगेट्स दिए हैं। यू हैव टू टीम्स और उनको आपने कुछ टारगेट्स दिए हैं। ठीक है, ये बेंचमार्क है, ये टीम ए है और ये टीम बी है। ओके, टारगेट है सेल्स का, बेंचमार्क है 1000 यूनिट्स। ठीक है, देन बजट है टीम के पास, बजट दिया है दोनों टीम्स को आपने 10,000 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल। टीम मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, कस्टमर डिफेक्ट रेट कितना होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, तो आपने टारगेट दिया है कि 10% से ऊपर कस्टमर डिफेक्ट रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टाइम लाइन दी है आपने टारगेट की, टाइम लाइन है टारगेट की, दैट इज 3 मंथ्स, 3 महीने का टारगेट है। दिस इज द टारगेट ऑफ 1 क्वार्टर। ओके, तो 3 महीने का टारगेट है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास, जिसकी बेस पे आपने कहा कि टीम जो है वो अपने ओवरऑल, अच्छा अब लेट्स से टीम ए में 4 मेंबर्स हैं, टीम बी में 3 मेंबर्स हैं। ओके, टीम ए जो है ये टारगेट मीट करके आती है 1200 यूनिट्स का, और टीम बी टारगेट मीट करके आती है एग्जैक्टली 1000 यूनिट्स का। टीम ए स्पेंड 10,500 रुपीज एंड टीम बी स्पेंड 10,300 रुपीज। टीम ए ने कस्टमर डिफेक्ट प्रोड्यूस किया 12% का, टीम बी ने कस्टमर डिफेक्ट प्रोड्यूस किया 9% का। टीम बी ने 1200 यूनिट बेचे 3 मंथ्स एंड 4 डेज में, और टीम बी ने 1000 यूनिट्स बेचे 2 मंथ्स एंड 20 डेज। ओके, तो ये एक आपके पास परफॉर्मेंस आउटकम आ गया। दिस वाज द परफॉर्मेंस आउटकम। अब हमने ये मेजर करना है कि कौन सी टीम ज्यादा इफेक्टिव रही, कौन सी टीम कम इफेक्टिव रही, and how do we know that how each of team was effective. Okay, so let's take all the different measures, सारे measures लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास बेसिकली 3 measures हैं। we have 3 broad measures, और दोनों टीम्स की हमारे पास इसमें परफॉर्मेंस है, राइट। तो हमारे पास 3 measures हैं। पहला measure है हमारे पास इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी, इकोनॉमी कॉस्ट कितनी दी थी आपने दोनों टीम्स को, आपने दोनों टीम्स को टारगेट दिया था
बजट दिया था 10,000 का, ठीक है, you gave a budget of 10,000 rupees to the both teams. Right. So economy को अगर measure किया जाए, so neither team A was economical, neither team B was economical because they both exceeded budget. ठीक है, बजट कितना था, ₹10,000, राइट. सो दोनों टीम्स ने अपनी इकोनॉमी को मेक श्योर नहीं किया. एफिशिएंसी पे आ जाए, एफिशिएंसी पे आ जाए. टीम ए हैज 4 members, so टीम ए अचीव 1200 यूनिट्स with 4 members, so that is 300 units per member. टीम ए की जो प्रोडक्टिविटी है वो 300 यूनिट्स पर मेंबर रही. ऑन द अदर हैंड टीम बी के पास 1000 लोग थे और 3 मेंबर्स थे, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी रही दैट वाज 333.33 यूनिट्स पर मेंबर. ठीक, पर मेंबर, यूनिट्स पर मेंबर, राइट. सो इट मींस के टीम बी जो है ये एफिशिएंट रही एज कंपेयर टू टीम ए. ये एफिशिएंट नहीं रही, दिस टीम वाज नॉट एफिशिएंट, राइट. आगे आ जाए इफेक्टिवनेस के ऊपर. अच्छा, इफेक्टिवनेस में 3 मेजर्स हैं. पहला मेजर है क्वांटिटेटिव, राइट. टीम ए ने सोल्ड 1200 यूनिट्स, इफेक्टिव रही. क्वांटिटेटिवली सोल्ड 1000 यूनिट्स, अगेन इफेक्टिव रही क्वांटिटेटिवली. ठीक है, क्वांटिटेटिव इफेक्टिवनेस इसकी एग्जिस्ट करती है दोनों टीम्स की. बोथ टीम्स वर क्वांटिटेटिवली इफेक्टिव, राइट. ओके, द सेकेंड इफेक्टिवनेस वाज क्वालिटेटिव इफेक्टिवनेस. क्वालिटेटिव, टीम ए का कस्टमर डिफेक्ट रेट कितना था, 12%, राइट. नॉट क्वालिटेटिवली इफेक्टिव, क्वालिटेटिव इफेक्टिव नहीं रही. इसी ओह, टारगेट देखें ना, टारगेट कितना था, टारगेट था सॉरी 1200, sorry it was 1200 not 12, yeah 1200. Okay, so it was not qualitatively effective. On the other hand इनका कस्टमर डिफेक्ट कितना था, 9%, so it was qualitatively effective. ये रही qualitatively effective, right. और तीसरा फैक्टर जो था, द थर्ड फैक्टर, दैट वाज टाइम स्केल, टाइम स्केल इफेक्टिवनेस. टीम ए टुक 3 months and 4 days, not टाइम स्केल इफेक्टिव, टाइम स्केल इफेक्टिव नहीं रही. ऑन द अदर हैंड इसका जो टारगेट था that was, इसने जो मीट किया that was 2 months and 20 days, so it was time scale effective, right. ये रही time scale effective. तो अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप ओवरऑल देखें, so if you just बोल्ड कर लें परफॉर्मेंस मैट्रिसेस को, और जो परफॉर्मेंस मीट नहीं हुई उसको अगर हम रेड कर दें लेट्स से, तो काउंट कर लेते हैं कि ज़्यादा रेड कहाँ पे हैं और ज़्यादा बोल्ड कहाँ पे हैं. सो दिस वाज बोल्ड, राइट. तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ज्यादा इफेक्टिवनेस बेहतर रही जिस टीम की परफॉर्मेंस की, दैट वाज टीम बी, दैट वाज टीम बी. ये भी नॉन इकोनॉमिकल थी और ये भी नॉन इकोनॉमिकल थी. ठीक है,
क्यों नॉन इकोनॉमिकल थी? स्पेंट 10,500, स्पेंट 10,300। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है टीम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का। ये आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको। अब अगर आप इसे किताब से देख लें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। कहते हैं वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीम मैनेजमेंट इज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस। क्योंकि परफॉर्मेंस की बेस पे आपने मेजर करना होता है ना कि इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स कितने कितने देने हैं टीम को और कैसे कैसे देने हैं। तो परफॉर्मेंस की बेस पे आप इवेलुएट करते हैं ना कि आपने इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स टीम को कैसे कैसे कितने कितने देने हैं। So economy, efficiency or effectiveness. Economy is the success of the team in controlling the cost. Efficiency or productivity is the amount of resources used by the team. नहीं एग्जाम्पल नहीं आएगी, सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पेपर में नहीं आप, हाँ अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। यू मे कोड द एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल कोड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट पर लेबर आवर, सेल्स अचीव्ड पर मेंबर, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। और इफेक्टिवनेस तीन तरह से मेजर होती है, क्वांटिटेटिव वॉल्यूम ऑफ वर्क, क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ रिजेक्टेड आइटम्स, लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हाँ हाँ ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। यही एग्जैक्ट आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगेन ये डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। अगर एक 3 नंबर का सवाल आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर तो नहीं इतनी लंबी एग्जाम्पल देंगे ना, आप टाइम बचाएंगे। लेकिन अगर 8 नंबर का सवाल आ रहा है पेपर में, तो 8 नंबर के सवाल के लिए फिर आप डेफिनेटली एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल कोड करेंगे। और टाइम स्केल इफेक्टिवनेस में पर्टिकुलर टास्क वेदर इज कंप्लीटेड बिफोर डेडलाइन। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं। अदर मेजर्स एज वेल, हम एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन से भी मेजर कर सकते हैं टीम परफॉर्मेंस को। ठीक, लेकिन ज्यादा बेहतर मेजर्स ये 3 हैं। दीज 3 आर बेटर मेजर्स, राइट। कल हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है हसन, अगर आपको कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेरी हो, अगले 2 टॉपिक बड़े आसान है वैसे, तो इफ यू हैव एनी कंसर्न तो यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप सेपरेटली, तो आई कैन गाइड यू। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह ये रिमेनिंग दोनों टॉपिक्स फाइंड अप करके कल इस चैप्टर को हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और इसका कल एक कोई रिकैप करेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर के हवाले से अगर आपकी कोई एम्बिग्विटी होगी, कोई आपको क्लैरिटी रिक्वायर्ड होगी, तो वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। और कल हम 10 चैप्टर का माइंड मैप बना लेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा पूरा 10 चैप्टर पे जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। और जो रिमेनिंग टेस्ट हैं आपके, वो भी आपको स्केड्यूल आ गए इंशाल्लाह, उसके अकॉर्डिंगली आप वो अटेम्प्ट करते रहें साथ साथ। बाकी फिर जब हम ग्रैंड टेस्ट करेंगे और रिवीजन्स करेंगे, तो उसमें फिर आपके जो भी एम्बिग्विटीज हैं फर्दर, वो भी रिमूव हो जाएंगी, राइट। ठीक है जी, चलें, ग्रेट, खुश रहें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, खुदा हाफिज।